हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 CBSE। मैं भूपेंद्र यादव अपने यूट्यूब चैनल प्ले विथ फिजिक्स बाय भूपेंद्र यादव में आप सभी का स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को ये मालूम हो चुका है कि CBSE ने बोर्ड एग्ज़ाम 2024 की डेट शीट ऑलरेडी रिलीज कर रखी है और आप सभी को पता है कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम फाइनल एग्ज़ाम जो हैं वो 15 Feb से स्टार्ट हो रहे हैं। अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग डेट शीट आप सभी को मालूम है। तो बच्चों, मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि आप बिना अपना टाइम वेस्ट किए हुए फिजिक्स के कंटेंट को बहुत अच्छी तरीके से कम समय में चैप्टर वाइज मैपिंग करके और अपना एक सेल्फ नोट बना करके और रीप्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए बच्चों, आज मैं स्टार्ट करूँगा आपकी जो टॉपिक है चैप्टर नंबर 9 है आपकी NCERT के हिसाब से, एंड दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। वैसे तो रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन दोनों ही इसके अंतर्गत आता है, लेकिन हम लोग आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, केवल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को डील करेंगे। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है बच्चों, आप सभी जानते हैं। When light ray strikes a smooth surface and returns back in the same medium, that phenomena is known as reflection of light. तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से बेसिक चीज़ें आपको पता है। देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। द फर्स्ट वन, इंसिडेंट लाइट रे, रिफ्लेक्टेड लाइट रे and normal at the point of incidence. All these three lie in the same plane. And second thing, angle of reflection is always इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस। मीन्स जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, इसका जो फर्स्ट आप देखें, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये होता है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये चीज़ आप सभी को मालूम है, ऑलरेडी पढ़ाया जा चुका होता है। तो बच्चों ये ध्यान देना है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये कहता है कि कोई भी लाइट रे जितना एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्ट होती है नॉर्मल के साथ, वो सेम वही होता है जितना एंगल बनाते हुए ये इंसिडेंट हुई होती है। यानी कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊं आपको, तो इस तरह से मान लेते हैं कोई एक प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है लाइक दिस, और यहाँ पे ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। इसके रिस्पेक्ट में हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं लाइक दिस इज नॉर्मल। तो NON डैश इज द नॉर्मल। स्टूडेंट्स, यहाँ पर कोई लाइट रे से चलती आकर के यहाँ पर टकराती है, सो दिस इज नोन एज इंसिडेंट लाइट रे। इसको हम कहते हैं इंसिडेंट लाइट रे, ILR। और ये नॉर्मल के साथ कुछ ना कुछ एंगल फॉर्म करती है, तो इस एंगल को हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस I। जितना एंगल बनाते हुए ये आ रही है, उतना ही एंगल बनाते हुए उसी मीडियम में वापस चली जाती है। यानी कि इसको हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्टेड लाइट रे, जिसे हम कह सकते हैं RLR। तो नॉर्मल के साथ ये भी कुछ एंगल सबटेंड करती है। दिस इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R। इज इट क्लियर? समझ आया होगा आप लोगों को। तो ये हो जाता है आपका प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जिसे हम SS डैश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। O इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड NN डैश इज नॉर्मल टू दिस प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, and this is incident light ray. If we term is that is A रिप्रेजेंट कर लेते हैं, तो AO जो है इंसिडेंट लाइट रे है और OB इज रिफ्लेक्टेड लाइट रे। तो इस संदर्भ में आपको बताया गया देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फर्स्ट वन, इंसिडेंट लाइट रे, रिफ्लेक्टेड लाइट रे एंड नॉर्मल, ऑल दीज थ्री लाई इन द सेम प्लेन। तीनों ही इस प्लेन ऑफ पेपर में लाई कर रहे हैं। एंड सेकेंड लॉ, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो स्टूडेंट्स, इतनी बात क्लियर हो गई होगी आपको। लेट्स गो अहेड, आगे बढ़ते हैं। नाउ व्हाट वी हैव टू नो, ये जो हमारा प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसमें आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है। ये जो प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमारा है, इसमें आप देखेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट जितना इसकी डिस्टेंस पहले रखा गया होता है, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट मिरर के सामने जितनी दूरी पर रखा गया होगा,
उसकी इमेज ठीक उतना ही दूरी पर इसके पीछे बनती है। ये आपको ध्यान देना है। मान लेते हैं ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ओ है, यहाँ कहीं पर हमने मान लिया कि कोई एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा गया, इस पॉइंट को हम एम लेट कर लेते हैं, लेट्स लेट इज एम। ये पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ है, यहाँ से कोई लाइट रे चलती है नॉर्मली, तो आप देख पाएंगे बच्चों जब लाइट रे नॉर्मली चल रही है तो ये नॉर्मल इंसिडेंस का केस हो जाता है। तो सबसे पहला काम आपको बच्चों ये ध्यान रखना है, जब भी कभी आप चाहते हैं कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को स्टडी करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू ड्रॉ नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस विद रिस्पेक्ट टू रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के रिस्पेक्ट में हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं, जिसे हम एन एन डैश भी कह सकते हैं। तो बच्चों अगर आपसे पूछा जाए कि इस नॉर्मल के साथ इंसिडेंट लाइट रे कितना एंगल फॉर्म कर रही है, तो आप सभी देख पाएंगे कि ये जो एंगल है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पर हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू 0 डिग्री। कैसे आया 0 डिग्री? ध्यान देंगे कि जो इंसिडेंट लाइट रे है वही नॉर्मल है, तो नॉर्मल और इंसिडेंट लाइट रे के बीच का एंगल 0 डिग्री है। तो अगर हम यहाँ पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगाएंगे ये वाला केस कि आर इक्वल टू आई होना चाहिए, तो आर इक्वल टू आई तभी होगा जब रिफ्लेक्टेड लाइट रे भी यहीं से पास हो जाए, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या हो जाए, 0 हो जाए। क्लियर है? अब क्या करते हैं, तो ये हो जाता है नॉर्मल इंसिडेंस के केस में रिफ्लेक्शन कैसे होता है, ये बात आप सभी को मालूम चल गई होगी। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, सो लेट्स गो अहेड। अब हम आगे बढ़ते हैं। आपको ध्यान देना, ये जो इमेज होती है, इमेज हमें दो तरह की पढ़नी है। द फर्स्ट वन रियल इमेज एंड सेकेंड वन वर्चुअल इमेज। वर्चुअल, तो रियल इमेज का मतलब होता है कि जब लाइट रे, रियल इमेज तब बनता है जब दो रिफ्लेक्टेड लाइट रे एक्चुअल में मीट करती हैं। When two light rays meet actually after reflection, and virtual का मतलब जब दो लाइट रे apparently या कह सकते हैं वर्चुअली मीट करती हैं, आफ्टर रिफ्लेक्शन, देन इट इज नोन एज वर्चुअल इमेज। क्लियर है? तो इमेज दो तरह की, रियल और वर्चुअल। लेट्स गो अहेड, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं बच्चों स्फेरिकल मिरर की। ये तो अभी हमने बात करी प्लेन मिरर की, अब हम बात करेंगे स्फेरिकल मिरर। तो लेट्स सी व्हाट इज स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर बच्चों एक ऐसा मिरर होता है जो किसी स्फेरिकल सरफेस से कट किया गया हो और उसका दो साइड होते हैं, तो एक साइड को स्मूथ पॉलिश कर दिया गया हो और दूसरे सरफेस से रिफ्लेक्शन अकर कर रहा हो, तो इस तरह के मिरर को हम लोग क्या कहते हैं, स्फेरिकल मिरर कहते हैं। और ध्यान देना स्फेरिकल मिरर दो तरह का होता है, एक होता है कॉनकेव स्फेरिकल मिरर और दूसरा हो जाता है आपका कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर। ओके बच्चों, तो ये दो तरह के स्फेरिकल मिरर हो जाते हैं हमारे। क्लियर है बात यहाँ तक? ओके, तो अभी तक हमने सीखा कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, इसमें नॉर्मल क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, जिसमें आपने सीखा कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस के इक्वल होता है। फिर आपने देखा नॉर्मल इंसिडेंस के केस में क्या होता है। नॉर्मल इंसिडेंस के केस में आपने देखा कि लाइट रे जितना एंगल बनाते हुए इंसिडेंट होती है उतना ही एंगल बनाते हुए वापस चली जा रही है। मीन्स क्योंकि ये नॉर्मली इंसिडेंट होती है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0। ये बात तो समझ आई ना आप लोगों को कि ये 0 कैसे हो गया, क्योंकि यही नॉर्मल है और यही इंसिडेंट लाइट रे है, जिसके चलते एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री हो गया। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी टकराने के बाद ये उसी पाथ से वापस जाती है और ऐसे में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। एम आई क्लियर टिल नाउ? तो लेट्स गो अहेड, आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। तो स्टूडेंट्स ध्यान देना है, यहाँ पर एस डैश जो होता है ये दिस इज नोन एज अपर्चर ऑफ द मिरर।
दिस इज नोन एज अपर्चर ऑफ द मिरर, एंड P जो है दैट इज नोन एज पोल ऑफ द मिरर, दिस इज नोन एज पोल ऑफ द मिरर, क्लियर है, एंड C is known as center of curvature, C is known as center of curvature of mirror, clear. Now we have to know, अब ध्यान देना है कि C और P को ज्वाइनिंग लाइन के मिड पॉइंट पर भी एक पॉइंट होता है दैट इज रिप्रेजेंटेड एट कैपिटल F, इसे हम कैपिटल F से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड नोन एज फोकस ऑफ द मिरर, दिस इज कॉल्ड एज फोकस ऑफ द मिरर, इसे हम लोग मिरर का क्या कह लेते हैं, फोकस कह लेते हैं, ओके. नाउ स्टूडेंट्स, इन मिरर ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड ओनली फ्रॉम पोल P, सारी डिस्टेंसेस पोल P से मेजर होंगी, वेदर इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर और इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर. तो लेट्स सी, P से लेकर C तक की जो डिस्टेंस होती है दैट इज इक्वल टू कैपिटल R and is known as radius of curvature, this is called as radius of curvature of mirror M, clear है. Similarly P से लेकर फोकस तक की जो डिस्टेंस होती है दैट इज इक्वल टू स्मॉल f and is called as, and this is P से लेकर F तक की डिस्टेंस को हम स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं, and this is known as focal length of a mirror, इसे हम लोग क्या कहते हैं, फोकल लेंथ ऑफ मिरर कहते हैं. बच्चों जैसा कि आपने देखा अभी कि ये जो फोकस F होता है ना, ये क्या होता है, अभी मैंने बताया था कि जो फोकस F है ये P और C का मिड पॉइंट होता है, ये P और C का मिड पॉइंट होता है. इसका मतलब ये पोल से लेकर के सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की डिस्टेंस R है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, और ये फोकस तक की डिस्टेंस फोकल लेंथ कहलाती है. तो ऑब्वियसली हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो फोकल लेंथ होती है स्मॉल f वो कैपिटल R की जस्ट हाफ डिस्टेंस होती है. तो दिस इज नोन एज रिलेशन बिटवीन f एंड R. तो बच्चों हम कह सकते हैं कि जो f होता है दैट इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, या कह सकते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन फॉर अ मिरर. तो बच्चों यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट बात जनरेट होती है कि भाई ये तो हो गई स्फेरिकल मिरर्स की बात कि फोकल लेंथ जो होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है. लेकिन बच्चों आप ध्यान देना है कि अगर हम बात कर लें कि फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर, अगर हम प्लेन मिरर के फोकल लेंथ की बात करें तो बच्चों कितना होता है शायद आपको मालूम नहीं है, बट आपको ध्यान देना है जैसे जैसे ये कर्वनेस ऐसे स्ट्रेट होती जाएगी वैसे वैसे रेडियाई ऑफ कर्वेचर बढ़ती जाएगी. तो प्लेन मिरर के लिए ये वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती है, तो फोकल लेंथ भी इनफाइनाइट होता है प्लेन मिरर का, और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी इनफाइनाइट होता है. समझ आया होगा, क्लियर है. तो ये हो जाता है फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर. लेकिन बच्चों अगर कोई भी स्फेरिकल मिरर होगा वेदर कॉनकेव और कॉन्वेक्स, तो you have to know that focal length will be half of radius of curvature and radius of curvature will be double of the focal length. Is that clear? Okay students, so now we are going to discuss about sign convention in mirror. Sign convention in a mirror. तो साइन कन्वेंशन इन अ मिरर की बात बच्चों अभी आपको मैंने बताया कि ऑल द डिस्टेंसेस इन केस ऑफ मिरर इज मेजर्ड ओनली फ्रॉम इट्स पोल P, सारे डिस्टेंसेस पोल P से मेजर होती हैं. तो बच्चों ध्यान देना है, हमने मान लिया कि इस तरह का एक कार्टेशियन प्लेन है और दो एक्सिस हैं जो एक दूसरे को O पर इंटरसेक्ट कर रही हैं. तो O इज ओरिजिन, जहाँ के रेफरेंस में हम सारे डिस्टेंस मेजर करेंगे, मतलब O ही क्या है, पोल ऑफ अ मिरर है. क्लियर है बच्चों. तो O से राइट साइड की जितनी भी डिस्टेंस होगी वो हमेशा पॉजिटिव ली जाएगी, और O की लेफ्ट साइड की जितनी डिस्टेंस होगी वो निगेटिव ली जाएगी, और इसके ऊपर जितनी डिस्टेंस मेजर करेंगे हम लोग वो पॉजिटिव ली जाएगी, और बिलो साइड जितनी डिस्टेंस मेजर करेंगे वो निगेटिव ली जाएगी. क्लियर है. तो ये साइन कन्वेंशन है. इसका मतलब ये होता है कि जिस डायरेक्शन में लाइट रे प्रोपेगेट करती है उस डायरेक्शन में मेजर की गई सारी डिस्टेंसेस पॉजिटिव ले जाती हैं,
और उसके अगेंस्ट मेजर की गई सारी डिस्टेंस कैसे ली जाती है, निगेटिव ली जाती है। इसी तरह आपको ये भी ध्यान रखना है कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर अगर कोई भी डिस्टेंस मेजर की जाएगी तो दैट विल बी टेकन एज पॉजिटिव एंड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस डिस्टेंस मेजर्ड विल बी टेकन विद नेगेटिव साइन। तो दिस इज ऑल अबाउट साइन कन्वेंशन ऑफ मिरर। क्लियर बच्चों, आया थोड़ी समझ, क्लियर है? लेट्स गो अहेड। यस स्टूडेंट्स, तो हमने सीखा कि साइन कन्वेंशन इन मिरर क्या होता है। सारी डिस्टेंसेस पोल से मेजर की जाएंगी, पोल के लेफ्ट साइड की डिस्टेंस निगेटिव, राइट साइड की डिस्टेंस पॉजिटिव, और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की डिस्टेंस पॉजिटिव और नीचे की डिस्टेंस कैसे ली जाएगी, निगेटिव ली जाएगी। इसी रेफरेंस में कुछ कंक्लूजन निकल कर आता है बच्चों, हमें ध्यान देना है। कंक्लूजन ये है कि कॉनकेव मिरर के लिए, कॉनकेव मिरर के केस में बच्चों ध्यान देना है कि फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर बोथ आर टेकन विद नेगेटिव साइन, एंड फॉर कॉन्वेक्स मिरर दीज बोथ आर टेकन विद पॉजिटिव साइन। क्लियर है? तो ये तो रही बात फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर की। एक और बात ध्यान देनी बच्चों, मिरर के सामने जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे, whether point object or extended object, mostly it is kept left to the mirror, that is left to the pole, and the light ray, very important point students, you have to keep this thing in your mind, that light ray always starts moving from the object only. लाइट रे हमेशा ऑब्जेक्ट से चलना स्टार्ट करती है एंड इट मूव्स टूवर्ड्स द ऑप्टिकल डिवाइसेस और टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर्स आई। क्लियर है? तो ये बात तो समझ में आ जाती है। अब क्या करना बच्चों, ध्यान देना है, किसी भी मिरर के सामने हम लेफ्ट साइड ऑब्जेक्ट रखेंगे अप टू क्लास 10th स्टैंडर्ड। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो हायर क्लासेस में इनकी पोजीशंस किसी और भी डायरेक्शंस में भी हो सकती है, तो वी विल लर्न लेटर। क्लियर है? तो अब ध्यान देना है, आपको पता चल गया कि अप टू क्लास 10th स्टैंडर्ड जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो हमेशा पोल के लेफ्ट साइड रखे जाते हैं। क्लियर है? इसीलिए पोल के लेफ्ट साइड की डिस्टेंसेस निगेटिव और राइट साइड की डिस्टेंसेस हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। क्लियर है बच्चों? अब हम बात करते हैं मिरर फार्मूला। तो मिरर फार्मूला की हम बात करते हैं। तो बच्चों ध्यान देना है, मिरर फार्मूला क्या होता है। एक ऐसा रिलेशन, एक ऐसा फार्मूला जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, इमेज डिस्टेंस v और फोकल लेंथ ऑफ मिरर f में एक प्रॉपर रिलेशन देता है, दैट इज नोन एज मिरर फार्मूला। तो इट इज गिवन एज 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। चूंकि बच्चों f जो होता है वो r/2 होता है, सो दिस कैन आल्सो बी रिटन लाइक 2/r। सो दिस इज कॉल्ड एज मिरर फार्मूला। ये मिरर फार्मूला कहलाता है। इसमें आपको जानकारी में रखना है कि ये जो u है, दिस इज नोन एज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये क्या कहलाता है बच्चों? दिस इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इसे हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहते हैं। एंड ये जो v है, दिस इज नोन एज इमेज डिस्टेंस। ये इमेज डिस्टेंस कहलाता है। एंड f इज नोन एज फोकल लेंथ। ये क्या कहलाता है बच्चों? फोकल लेंथ कहलाता है। एंड r इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। दिस इज कॉल्ड एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर है बच्चों? समझ आया होगा? क्लियर है? तो ये मिरर फार्मूला कहलाता है। बच्चों ध्यान देना है, मैं बहुत ही, चूंकि ये रिवीजन में हम चल रहे हैं तो रिवीजन में थोड़ा बहुत डिटेल में ना जा करके मैं वो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताएंगे जो आपको रिकैप दे और आपका टाइम भी बचाए। तो अब हम बात करेंगे बच्चों, ध्यान देना है, मिरर फार्मूला हो गया। क्लियर है? अब यहाँ पर कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट ध्यान देना है कि जो u है वो हमेशा निगेटिव साइन के साथ लिया जाएगा, जैसा कि अभी मैंने पहले ही बताया आपको कि ऑब्जेक्ट्स आर मोस्टली प्लेस्ड लेफ्ट टू द मिरर। तो लेफ्ट साइड की डिस्टेंस निगेटिव ली जाती है इन बोथ द मिरर्स। इन बोथ द मिरर्स, बोथ का सेंस यहाँ पर कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों से है, तो u हमेशा निगेटिव रहेगा। लेकिन v जो है बच्चों, ये हमारा निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। ध्यान रहे, निगेटिव जब होगा तो हमेशा रियल इमेज के लिए निगेटिव लिया जाएगा। कैसा लिया जाएगा?
रियल इमेज जब भी बनेगा तो निगेटिव लिया जाएगा, और पॉजिटिव तब लिया जाएगा जब ये वर्चुअल इमेज बनेगी। कैसी इमेज बनेगी? वर्चुअल। और याद रहे बच्चों, रियल इमेज हमेशा कॉनकेव मिरर में बनता है। किसमें बनता है? कॉनकेव मिरर में। और वर्चुअल जो है वो ज़्यादातर कॉन्वेक्स में बनेगा, बट एक केस ऑफ कॉनकेव में भी बनता है, आपको याद होगा तब, when object is placed between pole and focus of concave mirror, then it makes its virtual erect and highly magnified image। क्लियर है बच्चों? तो ये तो बात हो गई इमेज डिस्टेंस के रिगार्डिंग। अब हम बात करेंगे फोकल लेंथ, तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। कॉनकेव में कैसा रहता है? नेगेटिव, और कॉन्वेक्स में कैसा रहता है? पॉजिटिव। तो बच्चों ये मिरर फार्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, and questions are mostly asked in PYQs or in your board examination based on this concept। तो बच्चों एक छोटा सा कंसेप्ट और हम डिस्कस करेंगे, फिर हम PYQs को डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर। लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ अ मिरर। तो बच्चों ध्यान देना है, लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर क्या होता है, ध्यान देंगे। सिंपल सी बात है, जब किसी मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट हम प्लेस करते हैं, देन इमेज इज फॉर्म्ड बाय दैट मिरर। उस मिरर के थ्रू एक इमेज बनती है। क्लियर है? तो जब मिरर से इमेज बनती है तो उस इमेज की हाइट, यानी कि हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का जो रेशियो होता है, दैट इज नोन एज लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ दैट मिरर एंड रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एम। उसे हम किससे लिखते हैं? स्मॉल एम से लिखते हैं। इसको हम HI/HO लिख देते हैं। कुछ लोग इसे H2/H1 भी लिखते हैं। कभी कभी आप देखेंगे Y2/Y1 भी लिखा मिलेगा, और कभी कभी सीधा I/O लिख दिया जाता है। सो दिस इज द बेसिक फार्मूला फॉर लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ अ मिरर। क्लियर है बच्चों? ध्यान देना है। एंड दिस इज अ यूनिट लेस क्वांटिटी। ये यूनिट लेस क्वांटिटी होती है, क्योंकि ये सेम क्वांटिटीज का रेशियो है बच्चों, ऊपर भी हाइट और नीचे भी हाइट, इसलिए इसका जो यूनिट है वो नहीं होती। इज दैट क्लियर? तो लीनियर मैग्निफिकेशन समझ आ गया बच्चे लोग? क्या करते हैं इसमें? हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो क्या कहलाता है? लीनियर मैग्निफिकेशन कहलाता है। तो बच्चों ध्यान देना है, लीनियर मैग्निफिकेशन का एक और फार्मूला होता है मिरर के लिए। डेरिवेशन मैं यहाँ पर नहीं लूँगा, यहाँ पर सीधा फार्मूला लिखूंगा, m = -v/u होता है। और एक तो आपने ये देखा कि H2/H1। क्लियर है? तो m = ऐसा भी लिख सकते हैं बच्चों। ये v जो है इमेज डिस्टेंस है, वही जो अभी मैंने डिस्कस किया था, और u जो है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, और H2 जो है हाइट ऑफ इमेज है, और H1 जो है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। क्लियर है बच्चों? अब यहाँ से दो बातें ध्यान रखनी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब हम इस फार्मूले में रख करके हम सॉल्व करते हैं, चाहे इस फार्मूले में चाहे इस फार्मूले में, तो हमारी m की वैल्यू कैलकुलेट होकर के या तो पॉजिटिव आती है या तो निगेटिव आती है। तो बच्चों ध्यान दो, अगर m की वैल्यू हमारी निगेटिव आ जाती है, इसका मतलब ये होता है बच्चों कि जो इमेज फॉर्म्ड है वो रियल एंड इन्वर्टेड है। कैसी है? रियल एंड इन्वर्टेड। और अगर पॉजिटिव आता है बच्चों, इसका मतलब है कि जो इमेज है दिस इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये होता है बच्चों वर्चुअल एंड इरेक्ट। बात समझ आ गई? तो न्यूमेरिकल में ऐसे लिख करके आएगा कि अ मिरर फॉर्म्स वर्चुअल इमेज, इट कन्फर्म्स दैट द मिरर इज कॉन्वेक्स, और कहेगा कि इमेज फॉर्म्ड इज रियल। इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो मिरर है वो कैसा है? कॉनकेव है। और पहले से ही अगर पता आपको कि रियल इमेज है, तो हम लीनियर मैग्निफिकेशन की वैल्यू माइनस साइन के साथ लेकर चलेंगे, और अगर कह देता कि वर्चुअल इमेज फॉर्म कर रहा है क्वेश्चन के माध्यम से, तो हम m की वैल्यू पॉजिटिव लेकर चलेंगे। अप टू दिस थिंग्स आर क्लियर स्टूडेंट्स? इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम you have to comment, so I will discuss that thing in another video. So don't hesitate to ask your doubts, your problems, because I am only for you.
to resolve your doubts and problems. Okay students, so don't get hesitate anyhow. Okay students, so we have discussed all these things that linear magnification के हेल्प से हम कैसे जान पाएंगे कि इमेज हमारी रियल इन्वर्टेड है या फिर वर्चुअल इरेक्ट है। अगर m की वैल्यू निगेटिव आई तो रियल इन्वर्टेड है और पॉजिटिव आई तो वर्चुअल इरेक्ट। क्लियर है। और m की न्यूमेरिकल वैल्यू पर भी आपको पता चलेगा। अगर हम m की वैल्यू पाते हैं कि भाई m की 3 पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं, या तो हमारा m क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, या ऐसे कह सकते हैं कि m हमारा या तो m जो है बच्चों वो ग्रेटर देन 1 आ जाएगा। ग्रेटर देन 1 आने का मतलब हुआ कि H2 ग्रेटर देन H1 हो गया। H2 ग्रेटर देन H1 हो गया, इसका मतलब होगा इमेज जो होगी वो इनलार्ज्ड होगी या फिर मैग्नीफाइड होगी। कैसी होगी बच्चों, इनलार्ज या मैग्नीफाइड। दूसरा है कि m की वैल्यू या तो लेस देन 1 आ जाएगा, इसका मतलब होगा H2 लेस देन H1। इसका मतलब जो इमेज होगी बच्चों वो डिमिनिश्ड होगी। कैसी होगी, डिमिनिश्ड होगी। और अगर m इक्वल टू 1 आ गया, इट मीन्स दैट H2 इक्वल टू H1, मीन्स जो इमेज की हाइट होगी वो ऑब्जेक्ट की हाइट के इक्वल होगी, जो कि हमारा प्लेन मिरर के केस में होता है। बच्चों ध्यान देना है, प्लेन मिरर के केस में जो हमारा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है वही हाइट ऑफ इमेज होती है, और प्लेन मिरर के सामने जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट होता है प्लेन मिरर के पीछे ठीक उतनी दूरी पर इमेज बनती है। क्लियर हो गया। तो ये रही हमारी जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद करेंगे वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स रहे। अब बच्चों 1 मार्क का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा कि यूजेज कहाँ कहाँ पर है, यानी कि प्लेन मिरर का यूज कहाँ पर हो रहा है और कॉन्वेक्स मिरर का यूज कहाँ पे हो रहा है, कॉनकेव मिरर का यूज कहाँ पर हो रहा है। क्लियर है बच्चों। तो ये चीज़ आपको बहुत ध्यान देना होगा कि इनके यूजेज कहाँ कहाँ पर हो रहे हैं। तो आप सभी को मालूम है, एक बार यूजेज आप ध्यान से पढ़ लेंगे कि प्लेन मिरर कहाँ पर यूज होता है। तो बच्चों ध्यान देना कि प्लेन मिरर आर मोस्टली यूज्ड एज लुकिंग ग्लास या इन मेकिंग पेरिस्कोप एक्सेट्रा, इन सब में यूज होता है प्लेन मिरर। ओके बच्चों, प्लेन मिरर हमेशा वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनाता है, सेम साइज का बनाता है, ये ध्यान देना है। इसके बाद हम बात करते हैं बच्चों यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर कहाँ कहाँ यूज होता है, ध्यान देना है। कॉनकेव मिरर मोस्टली यूज इन टार्चेज, आप कह सकते हैं सर्च लाइट्स में यूज होता है, व्हीकल्स की हेडलाइट में यूज होता है, मेकअप मिरर में यूज होता है जिसे हम सेविंग मिरर भी कहते हैं, और आप कह सकते हैं कि ये जैसे जो हमारे डेंटिस्ट होते हैं वो लोग भी कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं। डेंटिस्ट लोग यूज करते हैं, टीथ को ऑब्जर्व करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। और बच्चों ध्यान देना है कि ये जो कॉनकेव मिरर होते हैं ये लाइट रेज को कन्वर्ज करने का काम करते हैं। आफ्टर रिफ्लेक्शन आपने देखा होगा, जब लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू फोकस, मीन्स ये लाइट रेज को कन्वर्ज करती है। तो इसे हम लोग कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। तो याद रहेगा बच्चों, कॉनकेव मिरर इज ऑल्सो नोन एज कन्वर्जिंग मिरर। अब हम बात करते हैं यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर कहाँ यूज होता है, आपने सुना होगा कि जो रियर व्यू मिरर होता है या जो साइड मिरर होता है ड्राइवर के साइड में व्हीकल्स में, उसे हम लोग रियर व्यू मिरर कहते हैं। और इसे यूज किया जाता है जो स्ट्रीट लैम्प्स होते हैं या स्ट्रीट लाइट्स होती हैं उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। और आपको ध्यान देना है बड़े बड़े कॉन्वेक्स मिरर यूज किए जाते हैं सिक्योरिटी पर्पज़ के तौर पर, जिसे हम लोग सिक्योरिटी मिरर्स भी कहते हैं। और ऐसा इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि इसका जो वाइडर रेंज ऑफ व्यू होता है, यानी कि जो कॉन्वेक्स मिरर होते हैं ना, जैसे अभी मैंने बताया था कॉन्वेक्स मिरर्स आर लाइक दिस, तो इनका जो ये व्यू है ना इसका रेंज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये आप देखेंगे रेंज बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो बहुत कम साइज का भी कॉन्वेक्स मिरर बहुत ज़्यादा एरिया कवर कर लेता है और चीज़ों को दिखाने में हेल्पफुल होता है। तो इससे हम लोग सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए बड़े बड़े मॉल वगैरह में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। आपने पहाड़ी एरियाज में देखा होगा जो रोड होते हैं बहुत ही शार्प बेंड होते हैं, जिसे यहाँ के लोग बेंड बोलते हैं, यानी कि एक तीक्ष्ण मोड़ जिसे हम बोलते हैं हिंदी में,
वो होते हैं, तो वहाँ पर भी गाड़ियों को ऑब्जर्व करने के लिए वहाँ पर भी इस तरह का बड़ा सा कॉन्वेक्स मिरर लगा दिया जाता है। ओके बच्चों, तो ये तो रही बात यूजेज ऑफ मिरर्स की। क्लियर हो गया? तो आई थिंक कंसेप्ट वाइज ये तमाम सारी चीज़ें आपको क्लियर हैं। अब हम इन पर बेस कुछ PYQs लेते हैं, जिससे आपको बताए हुए कंसेप्ट में थोड़ी क्लैरिटी आ जाए। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग बात कर चुके थे मिरर से रिलेटेड, रिफ्लेक्शन से रिलेटेड जो बेसिक कंसेप्ट थे जो अपने क्लास 10th लेवल के हैं, वो हमने रिवाइज कर लिया है। तो उसी पर बेस हम PYQs लेते हैं। तो हमारा पहला PYQ है बच्चों कि इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 60 सेंटीमीटर, देन फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज। तो स्टूडेंट्स ध्यान देना है, मैं अपने सभी स्टूडेंट्स को सजेस्ट करता हूँ कि जब भी आप बोर्ड में क्वेश्चंस कर रहे हो, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं बच्चों कि बोर्ड एग्ज़ाम की जो फाइनल बोर्ड की कॉपियाँ होती हैं ना, उन्हें एग्जामिनर्स चेक करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट सेंटर्स बनाए जाते हैं, वैल्यूएशन सेंटर बनाए जाते हैं, जहाँ पे अलग अलग स्टेट की अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की कॉपियाँ आती हैं और टीचर्स वहाँ ग्रुप में चेक करते हैं। तो बच्चों वहाँ पर कोई आपका रोल नंबर आइडेंटिफिकेशन नहीं होता, आपके स्कूल का आता पता नहीं चलता, सिर्फ आपका रोल नंबर होता है और उससे ये पता नहीं लगाया जा सकता कि कॉपी किस डिस्ट्रिक्ट की है, किस स्टेट की है, कहाँ की आई है, पता नहीं चलता। तो सिर्फ आपका रिप्रेजेंटेशन मैटर करता है कि आपने क्या लिखा है, उसी के बिहाफ पर आपको मार्क्स अवार्ड किए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स हमेशा ध्यान रखें, किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का जो बेस्ट तरीका है उसमें आपको ध्यान देना होता है कि सबसे पहले क्वेश्चन को बहुत बारीकी से आप पढ़ें और पढ़ते समय आप ये जज कर लें कि हमें कौन सी वैल्यू दी गई है, उसे किस सिंबल के साथ लिखा जाना चाहिए और किस यूनिट के साथ लिखा जाना चाहिए। जैसे इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर, यानी कि कॉन्वेक्स मिरर से ऑब्जेक्ट की दूरी दी जा रही है, जिसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इसे यू से लिखते हैं। तो बच्चों यू की वैल्यू हो गई 10 सेंटीमीटर और आपको मैंने बता रखा है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा माइनस साइन के साथ होगा, चाहे वो कॉनकेव मिरर का केस हो या कॉन्वेक्स का। तो आई थिंक इट इज क्लियर। तो यू हो गया माइनस का 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 60 सेंटीमीटर, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्वेक्स मिरर की बात कर रहा है, तो दैट इज गिवन एज 60 सेंटीमीटर। और डियर स्टूडेंट्स अभी मैंने बताया था कि जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ दोनों ही पॉजिटिव होती है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इतना, इसका मतलब फोकल लेंथ हो जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर बाई 2, दैट इज 60/2, काटा पीटा कितना आ गया 30 सेंटीमीटर। क्लियर है बच्चों? तो एफ आ गया 30 सेंटीमीटर, यू हो गया -10 सेंटीमीटर। कह रहा देन फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, मीन्स इमेज की पोजीशन क्या है, बोले तो इमेज की डिस्टेंस क्या है, यानी कि वी की औकात क्या है, तो वी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। बच्चों इतनी बात समझ आ गई। अब आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन में आपको यू गिवन है, एफ गिवन है, वी पता करना है। तो सो सिंपल, जस्ट थिंक अबाउट द रिलेशन जो इन तीनों चीज़ों को इंटर रिलेट करता हो। स्टूडेंट्स अभी हमने बताया था रिवीजन में कि वो मिरर फार्मूला कहलाता है। तो आप लिखेंगे यूजिंग फार्मूला 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। क्लियर है? नाउ गो टू सब्सटीट्यूट दीज वैल्यूज इन दिस रिलेशन विथ प्रॉपर साइन कन्वेंशन। तो 1/v यू हैव टू फाइंड आउट, प्लस 1/u, यू बोले तो माइनस का 10 इक्वल टू 1/f बोले तो 30। पता नहीं आया कि नहीं आया समझ? तो देखो प्लस माइनस क्या हो गया बच्चों, माइनस। तो 1/v इक्वल टू अगर हम लिखें बच्चों तो 1/30 तो इधर पहले से था, ये प्लस माइनस माइनस हो गया। जरा देखना ध्यान से, यहीं पर बच्चे गलत करते हैं 10th स्टैंडर्ड वाले। प्लस माइनस क्या हो जाता है बच्चों, माइनस, माइनस उधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो 1/10। ये सॉल्व करना तो बच्चों अब फिजिक्स का रोल खत्म, अब यहाँ पर शुरू होता मैथ्स का रोल। सबको पता है ना 1/30 और 1/10 में 30 और 10 का एलसीएम लेना होगा। कहेंगे सर बच्चों वाला काम करा, अरे भाई हम बच्चे ही तो हैं, हम लोग अभी क्लास 10th स्टैंडर्ड, कौन सा बूढ़े हो गए। ठीक है, तो ध्यान देना 30 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा बच्चों, 30 लिख लिया हमने धीरे से, इसको डिवाइड किया 30 1 जा 30, 1 1 जा 1, प्लस 10 3 जा 30, 3 1 जा 3। पता नहीं तुम्हें आया कि नहीं आया भाई।
तो 3 और 1 कितना हो गया 4/30। कोई डाउट यहाँ तक? अब यहाँ पर भी बच्चे गलत कर देते हैं। 1/v = 4/30 तो समझ जाते हैं कि v ही आ गया 4/30। नहीं, गलत है। 1/v की औकात 4/30 तो v की औकात कितनी हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। तो v = आ जाएगा बच्चों 30/4, काटा पीटा कितना आ गया 7.5 सेंटीमीटर। सो दिस इज द औकात ऑफ इमेज डिस्टेंस। ये आ गई इमेज डिस्टेंस की वैल्यू आ गई 7.5 सेंटीमीटर, यानी कि कॉन्वेक्स मिरर से 7.5 सेंटीमीटर की दूरी पर इमेज बनेगी। और आपको याद हो बच्चों, तभी मैंने आज के इस वीडियो के ही डिस्कशन में बताया था कि जब इमेज वर्चुअल बनेगी तो v हमेशा पॉजिटिव आएगा, और v हमेशा पॉजिटिव कॉन्वेक्स मिरर के केस में आता है। कॉनकेव मिरर के सिर्फ एक केस में v कैसा आता है, पॉजिटिव आता है, यानी कि वर्चुअल इमेज बनाता है। वो कंडीशन याद रखना, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कॉनकेव मिरर वर्चुअल इमेज कब बनाता है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड इट्स फोकस, ओनली देन इट मेक्स इट्स वर्चुअल इमेज। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो यहाँ तक आपको कंसेप्ट में क्लैरिटी होना चाहिए। फिर शुरू करते हैं एक दूसरा PYQ, उसको मैं डिस्कस करता हूँ। ओके बच्चों, ओके स्टूडेंट्स, तो दूसरा PYQ हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर। It forms a real image 4 times larger than the object. Calculate the distance of image from the mirror. तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, वही अपना पुराना तरीका। सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ के अपना डेटा विद सिंबल एंड साइन नोट कर लेते हैं। तो देखो, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर। इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u दे दिया -12 सेंटीमीटर। आपसे कह रहा है कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर, यानी कि v की औकात पूछी जा रही है। क्लियर है? और कह रहा कि इट फॉर्म्स अ रियल इमेज 4 टाइम्स लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि जो ऑब्जेक्ट का साइज अगर हम मान लेते हैं h1 है, तो जो इमेज का साइज है h2, वो कह रहा 4 टाइम्स लार्जर देन दैट ऑफ ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि अगर हम h2/h1 यहाँ से लिख लें तो क्या आ जाएगा 4। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है, रियल इमेज बना रहा है। तो हमने कहा था रियल तब होगा जब लीनियर मैग्निफिकेशन स्मॉल m कैसा आ जाए, माइनस साइन के साथ। तो यहाँ पर माइनस साइन ले लेते हैं बच्चों। इसका मतलब इसे हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे कि लीनियर मैग्निफिकेशन जो है वो -4 टाइम्स है। ये कैसे पता चला सर जी, कैसे पता चला कि माइनस होता है? क्योंकि इमेज कैसी बना रहा है बच्चों, ये रियल इमेज बना रहा है। हमने कहा था रियल इमेज जब भी बनेगा तो लीनियर मैग्निफिकेशन का साइन कैसा रहेगा, निगेटिव रहेगा। एम आई क्लियर टिल नाउ? पता नहीं आया नहीं आया भाई? क्लियर है? तो देखो हम फार्मूला लगा देते हैं सीधे, सिंपल सा लीनियर मैग्निफिकेशन का फार्मूला भी मैंने बताया था कुछ पल पहले। m = क्या होता है, -v/u। m की औकात धर दो धीरे से, -4 = -v/u। तो u की औकात क्या है बच्चों, -12। पता नहीं तुम्हें आया कि नहीं आया भाई? क्लियर है? देखो ये माइनस और ये माइनस हो गया प्लस, इधर आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई। पता नहीं चमका कि नहीं चमका भाई? तो v = क्या आ जाएगा बच्चों, -48 सेंटीमीटर। और आपको बताया था अभी मैंने बच्चों कि अगर v की औकात माइनस आ जाए, इसका मतलब इमेज कैसी है, रियल है। और मिरर कौन सा है, कॉनकेव है। और क्वेश्चन में ऑलरेडी कह रखा था कॉनकेव मिरर के सामने रखा जा रहा है। ये ना भी कहता तब हम जान जाते। बोलो जान जाते कि नहीं जान जाते? तो बच्चों और भी PYQs आप लोग लगाएंगे। अगर आपको किसी प्रॉब्लम में कोई कन्फ्यूजन होता है, देन कमेंट मी, आई विल डेफिनेटली टेल यू बाय सॉल्विंग दैट क्वेश्चन लाइक दिस। तो डे बाय डे आई विल इम्प्रूव द रिप्रेजेंटेशन. So students need your cooperation, and I will definitely cooperate you all, and do your best. Don't waste your time. Thank you. In this video only up to this, rest we will discuss in next video.